Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So dear friends, in the previous video we have discussed exercise 1.2 of class 10th mathematics, which was based on fundamental theorem of arithmetic. क्लियर है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या था मेरा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the fact that order can be different. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि we will revisit irrational number. So dear students, सबसे पहले हम लोगों ने irrational number कहाँ पढ़ा था बताइए जरा। सबसे पहले हम लोगों ने irrational number क्लास 9th में पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों वहां आपने इरेशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा कि जो मेरे इरेशनल वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, है ना, जिनको मैं p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q, where q is not equal to 0. And dear students, in my first introduction class of real numbers, तो वहां मैंने डिस्कस किया था कि what are terminating decimals, non-terminating decimals, non-terminating, non-recurring decimal, and the last one is non-terminating and recurring decimal. So dear students, if you have seen my that video, तो आपको याद होगा कि जो मेरे terminating decimals हैं they are rational numbers, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब जिनका एंड भी नहीं हो रहा और जो डिजिट है वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा, दीज आर टाइप ऑफ इरेशनल number. Then the last one is non-terminating and recurring decimal, मतलब ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट दिस टाइप ऑफ नंबर आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये तीन बातें फर्स्ट जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था वहां हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम लोग 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो आपकी इररेशनल नंबर है इनको भी हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ये भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इनको भी कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। आई थिंक यू रिमेंबर दैट। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मेरे इररेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट नहीं है, तो बच्चों रियल नंबर का ही पार्ट है। एक तो अपना इररेशनल नंबर होता है, दूसरा इज रैशनल नंबर। एंड रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि हम लोगों ने √2 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो बच्चों कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन को हम लोग √2 को, सो 0 1, ठीक है, सो ये मेरा 1 डिस्टेंस हो गया। अब यहां से मैं एक 1 डिस्टेंस लूंगा, ये भी मेरा 1 है, ये भी मेरा 1 है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा √2, क्यों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपका √2 हो गया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से कंपास खोलूंगा अपना एंड फिर मैं यहां पे एक ऐसे आर्क लगाऊंगा एंड दिस विल बी योर √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने प्लॉट करना सीखा है क्लास 9th में। तो बच्चों फिर हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 10th है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि √2 √3 दीज आर इरेशनल नंबर्स, एंड आप लोगों ने मान लिया कि क्या है आपके इरेशनल नंबर है, बट वहां पे इनका प्रूफ नहीं दिया गया। तो फिर जो हम क्लास 10th में जो पढ़ेंगे दैट विल बी द प्रूफ ऑफ दीज। वी विल प्रूव वाई √2 इज इरेशनल नंबर, वाई √3 इज इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारी वीडियो को। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड बच्चों जो मेरा पोस्टमार्टम सीरीज था उसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला है,
तो मैं उसका सेकंड वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपको मैं टॉपिक बता दूंगा कि मैं किस टॉपिक पे अपलोड करूंगा वीडियो। तो देखते हैं फिर हमारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो आपको इतना तो मालूम था कि विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर इरेशनल नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों को एक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, इसके एग्जांपल्स की बात क्या होगा आपका, √2, √3, √5, √11, √7, फिर पाई। पाई का वैल्यू कितना हो, देखो पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना ही 3.14 ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई की वैल्यू बहुत ही बड़ी होती है ना, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग है ये। बट हम लोग अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए 3.14 लेके चलते हैं या फिर 22/7 लेके चलते हैं। तो बच्चों पाई भी मेरा क्या है, पाई भी मेरा एक इरेशनल नंबर ही है। वन अनदर नंबर इज ई। इसकी वैल्यू आपकी 2.14 समथिंग होती है, बट ये भी आपका चलता जाता है, ये भी कहीं एंड नहीं होता। तो बच्चों अक्सर स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स रह जाती है ये एग्जांपल्स देख के, कि पहला डाउट तो ये रहता है कि सर रूट के अंदर मेरा कुछ भी नंबर हो, क्या वो मेरा एक इरेशनल नंबर होगा? जरा सोच के देखिए आप कि रूट के अंदर मेरा कुछ भी नंबर हो, क्या वो हमेशा इरेशनल होगा क्या? बताइए जरा। ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज। बात समझ आई कि रूट के अंदर मेरा कुछ भी नंबर हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, आपका इरेशनल नंबर हो। एग्जांपल ले लीजिए, √25, √4, √9। तो बच्चों √25 का मतलब क्या होता है, 5 होता है ना। अब मैं 5 को रैशनल नंबर में लिख सकता हूं, सो दिस इज रैशनल नंबर। √4 मीन्स 2, तो ये भी आपको क्या है, एक रैशनल नंबर। √9 इज ऑल्सो 3, तो ये भी क्या है आपका एक रैशनल नंबर। तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि रूट के अंदर मेरा कुछ भी हो, कि जरूरी नहीं है कि वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, दैट कैन ऑल्सो बी रैशनल। क्लियर है? नाउ द सेकेंड वन डाउट इज कि बुक्स में अक्सर लिखा रहता है कि रूट के अंदर मेरा प्राइम नंबर, रूट के अंदर मेरा प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हाँ, मैं भी मानता हूं ये बात होता है कि रूट के अंदर मेरा कुछ भी प्राइम नंबर होगा ना, एग्जांपल √3, √19, √17, √11, √29। तो बच्चों रूट के अंदर अगर मेरा कोई प्राइम नंबर है देन दैट विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर, ठीक है, ऑलवेज होगा। बट बच्चों ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ओनली रूट के अंदर प्राइम ही मेरा क्या होगा, ओनली रूट के अंदर प्राइम ही मेरा इरेशनल होगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। बात समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं, कि रूट के अंदर प्राइम नंबर दैट विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। बट डियर स्टूडेंट्स, बट ओनली रूट के अंदर ही प्राइम मेरा इरेशनल नंबर हो, दैट इज नॉट ट्रू। एग्जांपल लीजिए, √15। तो बच्चों क्या ये इरेशनल नंबर है? यस, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, बट 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो आपका ये दो डाउट क्लियर हो गया कि रूट के अंदर मेरा कुछ भी है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल नंबर हो। सेकंड थिंग कि रूट के अंदर प्राइम नंबर है देन दैट विल ऑलवेज बी इरेशनल नंबर, बट ये जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर ओनली प्राइम हो तभी मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा, तभी मेरा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब बच्चों हम लोगों ने क्लास 9th में हम लोगों ने दो बातें और पढ़ी है, तो जरा हम लोग उनको भी देख लेते हैं। फिर हम लोग इनको प्रूव भी करेंगे। तो पहली बात जो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ी है कि सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल
एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि सम या फिर डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कि 2 + √3 ये क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है आपका किसका, 2 एंड √3 का। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज √3 - 4 और √3 + 4। तो बच्चों ये भी मेरा क्या है, दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्लियर है। अब कैन आई राइट दिस, नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों ये मेरा 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है एंड √4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये मेरा इसका एग्जांपल नहीं होगा। नाउ द सेकंड जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, दैट इज प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड irrational number is irrational। सो डियर फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो एक तो मेरा रैशनल नंबर एंड दूसरा क्या है, मेरा इरेशनल नंबर। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए वी हैव 2√3। तो बच्चों 2√3 भी क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर ही है। नाउ √3/2 ये भी क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर ही है। 2/√3 ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर ही है। तो ये सेकंड चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। क्वोशंट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल भी ये क्या है, मेरा इरेशनल नंबर। बट मैं यही आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बता दूं यहीं पे कि थर्ड प्रॉपर्टी, देखो जरूरी नहीं है कि आप जो बुक में है वही पढ़ो, है ना, बुक से आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। बुक वाला तो कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, है ना, बट मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं आपको बुक से कुछ एक्स्ट्रा दूं, है ना। तो बच्चों जरा सोच के बताइए मुझे कि सम और डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स क्या होगा। सम और डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स क्या होगा, बताइए जरा, फोर्स बताइए आप कि प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ 2 रैशनल नंबर ये क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं सम करूं या फिर डिफरेंस करूं किन्हीं 2 रैशनल नंबर का, दैट विल ऑलवेज बी रैशनल नंबर, ठीक है। और प्रोडक्ट और क्वोशंट करूं अगर मैं 2 रैशनल नंबर का, देन दैट विल ऑल्सो बी ऑलवेज रैशनल नंबर ही होगा। चेक कर लो, 2/4 क्या है मेरा, एक ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनका क्वोशंट भी क्या होगा, मेरा एक रैशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली 2 - 4 ये भी क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर ही है। 2 + 4 ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। प्रोडक्ट करो 2 × 4 ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। बट बच्चों जो पंगा आता है ना, वो कहां आता है, वो देखिए जरा, कि अगर मैं करूं कि सम और डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, जरा ये सोच के बताइए क्या होगा। 6th वन इज प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स ये क्या होगा, सोचिए जरा। तो अगर मैं 5th वाले की बात करूं, सम और डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, तो बच्चों मान लेते हैं हम कोई 2 इरेशनल नंबर ले रहे हैं, √2 एंड √3, दोनों आपकी इरेशनल नंबर है। अब मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं, तो आपको क्या मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं √2 - √3 करूं
तो आपको यहां भी क्या मिल रहा है, एक इररेशनल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा सम या फिर डिफरेंस है किन्हीं दो इररेशनल नंबर्स का, वो अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, √2 माइनस √2, यहां पे क्या मिल रहा है आपको, 0। यहां आपको 0 मिल रहा है ना। तो बच्चों यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो आपका सम होगा ना, किन्हीं दो इररेशनल नंबर का सम होगा, वो हमेशा क्या होगा, मेरा इररेशनल होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सम की बात कर रहा हूं, है ना। सम के केस में हमेशा मेरा इररेशनल नंबर ही होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस, तो बच्चों डिफरेंस के केस में वो आपका इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, मे बी रैशनल और irrational. Is this okay? Are you getting this? कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं ना, तो वो आपका रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। ठीक है, बट योर सम विल ऑलवेज बी इररेशनल नंबर। देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। अब नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू इररेशनल नंबर्स, इसकी बात करते हैं। तो मानते हैं हमारा वही √2 एंड √3। तो पहले हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। सो √2 इंटू √3 विच इज इक्वल टू √6। तो मुझे क्या मिला, एक इररेशनल नंबर मिला। बट बच्चों अगर मैं ये करूं कि √2 इंटू √2, अब क्या मिलेगा आपको 2, तो ये क्या मिल गया, मेरा एक रैशनल नंबर है ना। अब देखिए, अब अगर मैं लिखता हूं √2 अपॉन √3, तो ये क्या है, मेरा एक इररेशनल नंबर है ना। बट अगर मैंने ये लिख दिया कि √2 अपॉन √2 दिस इज इक्वल टू 1 विच इज रैशनल नंबर। सो व्हाट कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस कि द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू इररेशनल नंबर्स कैन बी रैशनल और इररेशनल। ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए कि जो मेरा प्रोडक्ट है दैट कैन बी रैशनल और इररेशनल नंबर्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। क्लियर हो गया। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, है ना। हाउ विल वी प्रूव कि दैट एनी नंबर इज इररेशनल नंबर। तो बच्चों हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि कोई नंबर मेरा इररेशनल नंबर है, कि वी हैव ए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस मेथड की हेल्प से ये प्रूव करते हैं कि कोई भी मेरा नंबर है क्या, वो रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है। देखो ये मेथड है क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। तो देखो बच्चों कि हम सबसे पहले कुछ फॉल्स अज्यूम करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम किसी स्टेटमेंट को ये मानते हैं कि वो ट्रू है। हम किसी स्टेटमेंट को क्या मानते हैं कि वो ट्रू है। बट बच्चों जब हम उसको सोल्व करेंगे ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आपकी मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी। वो स्टेटमेंट जो हम लोग सोल्व करके आ रहे हैं ना, वो आगे जाके कहीं ना कहीं मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा वो स्टेटमेंट। तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे कि जो ये मैथमेटिकली रॉन्ग हमारा स्टेटमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जो स्टेटमेंट माना था ना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या मान लिया, एक गलत चीज को हमने क्या मान लिया, उसको सही मान लिया था, है ना। और फिर हम लिख देंगे कि देयरफॉर दैट नंबर इज फॉल्स। ठीक है, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। आया समझ। पहले हम लोग करते हैं किसी फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे, ठीक है, फिर हम उसको सोल्व करेंगे एंड सोल्व करते करते कहीं ऐसा होगा कि वो स्टेटमेंट जो है आपकी मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी, और फिर हम लोग बोल देंगे कि जो हम लोगों ने अज्यूम किया है ना, वो आपका हम लोगों ने रॉन्ग अज्यूम किया है। ठीक है, हम लोगों ने जो अज्यूम किया है वो ट्रू नहीं है। तो ये हमारा जो प्रोसीजर चलता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सो योर थ्योरम है बच्चों आपकी कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, लेट पी बी ए प्राइम नंबर
इफ p divides a square, then p divides a where a is पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आपका? पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर। सो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी थ्योरम क्या बोलती है कि मान लो मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है, लेट p बी ए प्राइम नंबर। तो बच्चों अगर जो मेरा p है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p a डिवाइड करने का मतलब क्या है? यही तो है, a स्क्वायर अपॉन p, है ना। तो बच्चों अगर ये p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा p है ना वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर मेरा p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, सो जो हमारा p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। वहां हमारा p क्या है? कोई प्राइम नंबर एंड योर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? चलिए इसका प्रूफ देखते हैं अब। सो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो बच्चों जो इसका प्रूफ है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं इसको बता रहा हूं। तो देखिए हमने क्या माना है कि जो हमारा p है वो क्या है? कोई एक इंटीजर है। सो let a be any integer, या फिर मैं बोल सकता हूं कोई क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये कोई कंपोजिट नंबर है तो मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। सो लेट ए बी एनी इंटीजर या फिर कंपोजिट नंबर, देन ए कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड, a can be prime factorized as a is equals to p1 p2 p3 p4 and so on up to pn। अब बच्चों ये p1 p2 p3 ये क्या है मेरे? ये मेरे सारे प्राइम नंबर्स हैं। all these are prime फैक्टर्स ऑफ ए। बात यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक कि मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि जो मेरा p है वो कोई एक इंटीजर है, जो हम लोगों ने थ्योरम में बात कही है वही है। अब जो अगर ये इंटीजर है तो ये आपका इसका क्या हो सकता है? प्राइम फैक्टराइज्ड हो सकता है ना। तो मैंने मान लिया कि a इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 p4 अप टू pn, वेयर p1 p2 p3 p4 ये सब क्या है? मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके? a के ये सारे प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब मुझे ये दिखाना है ना कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना। अगर मुझे ये शो करना है कि जो आपका p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मुझे इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ताकि मेरा a स्क्वायर बने। तो मैं इसका a स्क्वायर कर रहा हूं। तो बच्चों इसका a स्क्वायर क्या होगा? p1 p2 p3 p4 अप टू pn का होल स्क्वायर। यही होगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब देखिए कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a स्क्वायर इक्वल टू p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर p4 का स्क्वायर अप टू pn का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब देखिए, अब जो हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो हमें गिवन क्या है बच्चों? हमें गिवन ये है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब बच्चों जरा सोचिए, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है देन वो नंबर क्या होगा? आपका उसका प्राइम फैक्टर ही होगा ना। बात समझे कि अगर ये p डिवाइड कर रहा है इसको a स्क्वायर को, तो जो मेरा ये p है वो एक प्राइम फैक्टर ही होगा। प्राइम फैक्टर होगा ना, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का मेरे पास एक यूनिक क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एक यूनिक मेरे पास एक फैक्टराइजेशन होता है
है ना, एक यूनिक मेरे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये बोलता है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों अगर ये p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p क्या होगा, देन p विल बी प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब बच्चों देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको कि 8 की बात करता हूं मैं, है ना, तो 8 का फैक्टर कितना होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है। तो बच्चों जो आपका ये 2 है ये डिवाइड कर रहा है ना, यहां जो आपका 2 है 2 डिवाइड्स 8, तो यही बात मैंने बोली है कि जो आपका p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इट मींस आपका p क्या होगा, एक p विल बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए बट बच्चों कि जो मेरा यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है या फिर यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो क्या बोलती है कि जो आपका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं, योर प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। तो बच्चों जो मेरा p होगा ना, p विल बी वन ऑफ p1 p2 p3 p4 अप टू pn। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो ये कौन सा पार्ट था, यूनिकनेस वाला पार्ट था, तो वो क्या बोलता है कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन है या फिर जो मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक ही होते हैं। तो बच्चों अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p क्या होगा मेरा, एक p विल बी प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर ही होगा। तो बच्चों अगर ये p हमारा इसका a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो जो p की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, p की वैल्यू या तो p1 होगी या p2 होगी या आपकी p3 होगी या फिर p4 होगी या फिर pn होगी। ये बात क्लियर हुई, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सो जो आपकी p की वैल्यू होगी वो p1 p2 p3 इनमें से कोई होगी। तो देखो आपके सहूलियत के लिए मैं मान लेता हूं कि जो आपका p1 है ना वो आपका p के इक्वल है। सो आई विल राइट p स्क्वायर, फिर तो मेरा p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, p4 का स्क्वायर एंड अप टू ऐसे pn का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू p p2 p3 p4 p5 p6 अप टू pn। तो बच्चों यहां से आपने क्या कंक्लूड किया कि a इज इक्वल टू p टाइम p इंटू ये पूरा फैक्टर्स है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि p विल ऑल्सो डिवाइड a, p विल ऑल्सो डिवाइड a। ये बात आई समझ, क्यों, क्योंकि यहां पे जो a का भी तो फैक्टर होगा मेरा, अगर मैं a के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो p p2 ये सब आ रहा है ना, तो अगर प्राइम फैक्टर्स में आपका ये p आ रहा है दैट मींस p विल ऑल्सो डिवाइड a, ठीक है बच्चों। तो मैं इसी जो आपका ये प्रूफ है ना, इसी प्रूफ का हेल्प से मैं ये प्रूव करूंगा कि √2 हमारा एक इररेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो अगर आपको ये प्रूफ समझ नहीं भी आया ना तो आप क्या करो, एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, वीडियो को नहीं, जो आपका ये प्रूफ वाला पोर्शन है इसको आप फिर से देखो, है ना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ नहीं भी आता है तो आपको सिंपली वो रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई मेरा p एक प्राइम नंबर है एंड दैट प्राइम नंबर is dividing a square then that prime number will also divide a, ठीक है ना। अगर कोई प्राइम नंबर मेरा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है then that prime number will also divide a। तो मैं इसी टेक्निक का यूज करूंगा, मैं इसी थ्योरम का यूज करूंगा एंड प्रूव करूंगा कि √2 हमारा एक इररेशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे एग्जाम्पल नंबर 14 से। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 से, ठीक है, कि प्रूव दैट √2 इज irrational number, prove that √2 is irrational number। So dear students, what we are going to do is we will be using method of या फिर contradiction method। हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग ये मान लेंगे कि जो आपका √2 है वो कैसा है,
रैशनल नंबर है। फिर हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे एंड जो हमारा सोल्व होने के बाद ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा जहां पे हमें मैथमेटिकली वो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी एंड फिर हम लोग बोलते हैं कि जो हमने माना था वो हम लोगों ने गलत मान लिया था, इसलिए जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकली रॉन्ग आया है। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम लोग कैसे करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सो आई विल राइट ए लाइन कि वी विल प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या फिर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। अगर आप ये लाइन लिखोगे ना तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है। कॉन्ट्राडिक्शन, देखो बच्चों, एग्जामिनेशन में क्या होता है कि लिखने का एक लहजा होना चाहिए आपके पास, है ना। आंसर हर कोई निकालेगा बट आपको लिखने का एक थोड़ा सा अपना एक खुद का हैबिट बनाओ, अच्छे से लिखना सीखो, है ना, कि आप कैसे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट विल अफेक्ट द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, कि जो आपकी नोटबुक चेक कर रहा है ना उसके माइंडसेट को अफेक्ट करेगा। तो जो आप लिखते हो ना उसको एकदम अच्छे से लिखा करो, एकदम, है ना, अच्छे से प्रेजेंट किया करो अपने आंसर को। तो चलिए, वी विल प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, देखो बच्चों, कि लेट्स अज्यूम रूट 2 इज रैशनल नंबर। लेट्स अज्यूम कि जो हमारा रूट 2 है दैट इज रैशनल नंबर। तो बच्चों अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूंगा ना। सो रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? देखो स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसी को आपको फॉलो करना है, सारे आंसर आपके सोल्व होंगे। सो लेट्स अज्यूम रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो अगर कोई रैशनल नंबर है तो मैं उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि सपोज P and Q have some common factors other than 1. Suppose P and Q have some common factors other than 1. ठीक है, इसके बाद cancelling those factors we get रूट 2 is equal to a upon b। ठीक है, where a and b are co-prime numbers and don't have any common factor other than 1। ठीक है, don't have other factor any other common factor other than 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देखिए मैं क्या मान रहा हूं कि पहले आपके रैशनल नंबर थे उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स था, जैसे कि मान लीजिए वी हैव 8 अपॉन 6। तो बच्चों यहां पे जो मेरा कॉमन फैक्टर है ना 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3। क्लियर है? अब मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मतलब जो भी मेरे कॉमन फैक्टर्स है ना उनको मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 4 अपॉन 3 बच गया, है ना। तो यहाँ पे जो 3 एंड 4 है इसमें अब मेरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा इन दोनों में कोई मेरा कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी मेरा कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1 के अलावा अगर मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पहले कुछ आपके कॉमन फैक्टर्स थे उनको मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारा ये आया कि रूट 2 इक्वल्स टू a बाई बी। अब जो a एंड b है वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आपको स्क्वायरिंग करना है सो क्या बनेगा मेरा 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्लियर है? सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b स्क्वायर। दिक्कत है किसी को? नहीं है? इसके अलावा यहां
यहां लिख रहा हूं मैं इसके बाद का। अब देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेरा ये 2 है, 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, कर सकते हो ना। सो आई कैन राइट कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब आपका 2 क्या एक प्राइम नंबर है, वो कोई प्राइम नंबर मेरा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा, 2 विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ए ऑल्सो डिवाइड्स, सॉरी 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, जो आपका 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। सो दैट मीन्स ए अपॉन 2 मेरा कोई नंबर के इक्वल होगा, ए अपॉन 2 मेरा कुछ नंबर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c। सो मैं इसको नेम 1 दे दूंगा। क्लियर है। एंड इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं। ठीक है। तो जगह की कमी है, इसलिए मैं आपको ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे का हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वी विल प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आफ्टर दैट वी विल अज्यूम कि √2 इज रैशनल नंबर। तो बच्चों कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब यही होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है ना, उसका हम लोग जस्ट उल्टा मान के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया कि √2 मेरा कैसा है, एक रैशनल नंबर है। सो फिर √2 क्या हो जाएगा मेरा, p/q के फॉर्म का हो जाएगा एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने माना कि p एंड q में कुछ कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया, मैंने उनको कैंसिल कर दिया। तो जब मैंने उनको कैंसिल किया तो मैंने मान लिया मेरे पास आ गया a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों जो मेरे कॉमन फैक्टर्स थे ना, उनको मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो नंबर्स बचेंगे वो कैसे बचेंगे, आपके को प्राइम्स नंबर ही बचेंगे। मान लो 25 अपॉन 125। ठीक है। तो यहां पे कुछ कॉमन फैक्टर्स है मेरा, तो जब मैं कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरा 1/5। अब 1 एंड 5 मेरे कैसे हैं, अब ये मेरे को प्राइम नंबर्स हैं, इसमें मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहा। ठीक है। सो √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, जो 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब ये इस 2 को मैं इधर लेके चला गया, सो a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड दैट जो आपका ये 2 है, 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर मेरा a को भी डिवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो आई कैन राइट दिस एज a अपॉन 2 इक्वल टू कोई दूसरा नंबर। तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2c के इक्वल आ गया बच्चों। ठीक है। अब जो ये मेरा a का वैल्यू आया है, इसको मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है ना। सो पुटिंग a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। ठीक है। सो व्हाट विल यू गेट, a स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। यहां से क्या मिला मुझे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। इसके बाद देखो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे कि जो मेरा 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा मेरा, 2 विल ऑल्सो डिवाइड्स b। ठीक है यहां तक। तो देखो बच्चों हमने क्या कर दिया, पहले ये दिखा दिया कि जो आपका a है, जो आपका 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, फिर हमने ये दिखा दिया जो आपका 2 है वो b को डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली यहां पे क्या आ गया कि जो आपका 2 है ना वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो आपके a और b है उसमें मेरा 2 क्या एक कॉमन फैक्टर है। बट बच्चों हम लोगों ने a और b को क्या माना है, को प्राइम नंबर्स।
तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने बातें अज्यूम की थी उसको हम लोगों ने कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया लास्ट में, है ना, कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया, वो उसको हम लोगों ने रॉन्ग प्रूव कर दिया। इसका मतलब कि जो हमने अज्यूम किया है वो हमारा क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसके बाद लिखिए कि जो आपका 2 है, 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, दैट मीन्स ए एंड बी A and B have at least 2 as कॉमन फैक्टर। तो बच्चों अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि 2 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। 2 आपका A को भी डिवाइड कर रहा है, 2 आपका B को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 आपका दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो दोनों को डिवाइड करने का मतलब है कि जो 2 है वो A और B दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, A and B have at least 2 as a common factor। क्लियर है। अब यहां लिख देंगे हम लोग this contradicts the fact that A and B are co-prime numbers। क्लियर है, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर co-prime नंबर। अब देखेंगे कि ये हमारा जो कॉन्ट्रेडिक्शन है वो क्यों आया है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजेस बिकॉज of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ना वो किसके कारण आया है कि हम लोगों ने रॉन्ग अज्यूम किया है, इनकरेक्ट हम लोगों ने अज्यूम किया है। therefore √2 is a irrational number। therefore √2 is a इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया बच्चों। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। क्लियर। चलिए अब आई थिंक टाइम बहुत हो गया वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे वही कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। 2 + √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, 2 - √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको ये प्रूव करना है कि √3 इज irrational number। you have to prove this √3 is irrational number। second thing आपको प्रूव करना है कि √5 is irrational number। इज दिस ओके बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।